हेलो गाइस, तो पिछले लेक्चर में अपन एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे थे। बीच में नॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं सारे एग्जांपल जो है एक लेक्चर में नहीं करवा सका। अभी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एग्जांपल है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार लेक्चर नंबर 18 रहेगा अपना। 17 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं, ये 18 रहेगा। लेक्चर नंबर 18 में अपन क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में अपन ने पहला उदाहरण जो पढ़ लिया था कि जो सड़क है या हाईवे है उस पे अपन को धूप में पानी जैसा क्यों दिखाई देता है, या फिर खुले रेगिस्तान में अपन को धूप में जो है पानी दिखाई, पानी में होता नहीं है लेकिन जलाशय जैसा क्यों प्रतीत होता है, वो अपन ने पढ़ लिया। या फिर पेड़ की जो छाया है वो उल्टा पेड़ क्यों दिखाई देता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसका रीजन जो था वो था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल रहेगा अपना प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु है, उसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर नाम से पता है कि किसका बना हुआ है? प्रकाशिक मतलब बना तो देखो कांच का होता है। ऑप्टिकल मतलब ये प्रकाश से संबंधित है और प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। पहली चीज तो यही आती है इसकी कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या होता है? देखिए, प्रकाश से संबंधित घटना से संबंधित है ये। तो प्रकाश से संबंधित जो घटना होती है अपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जांपल है तो इसी पे काम करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो आपको पता चल गया ये किस पे काम करता है? ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्योरी पर। ठीक है, ये हो गया इसका सिद्धांत। अब मैं अगर दूसरी बात करूं तो बनावट कार्य से बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है। पहले इसकी बनावट बता देता हूं। बनावट देखिए इसकी इस प्रकार होती है, आपको मैं चित्र बना के समझाता हूं। इसकी कुछ इस प्रकार होती है बनावट। जैसे ये ले लीजिए, इसमें क्या होती है? दो परतें होती है, एक ये आंतरिक परत होती है, एक बाहरी परत होती है। जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लेडिंग, CLADDING, क्लेडिंग। क्लेडिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको? यहां लिख दूं मैं, अधिपटन। ये जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है? अधिपटन। ठीक है, और जो आंतरिक परत होती है इसको बोलते हैं कोर, CORE, कोर या फिर क्रोड। ठीक है, ये बात हुई। अब बात ये हुई कि जो आंतरिक क्रोड है, जो आंतरिक परत होती है क्रोड, उसका जो अपवर्तनांक होता है, मान लीजिए इसका N1 है, इसका N2 है, तो जो N1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है N2, यानी कि जो क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो किसकी तुलना में ज्यादा होता है? अधिपटन, क्लेडिंग की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये तो होगी इसका। ये बना किसका होता है? ये होता है कांच के महीन रेशे से, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्वार्ट्ज से भी बनाया जा सकता है। इसे क्वार्ट्ज से बना होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, बनावट किससे होती है? क्वार्ट्ज लिख दो, या फिर कांच से, कांच के महीन कणों से। ये तो होगी इसकी बनावट। तो सिद्धांत पता चल गया आपको, बनावट पता चल गया। अब बात करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है इसका? क्या काम आता है? काम देखिए कार्य कैसे करता है, पहले तो ये बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके क्या काम आता है, क्या लाभ है, क्या हानि है। इसका जो काम कार्य जो होता है, ये पहले मैं इसको बता देता हूं, कार्य या फिर काम बता दे इसका। इसका काम होता है सूचनाएं कौन सी? चाहे वो दृश्य हो, देखने लायक हो, दृश्य, या श्रव्य यानी सुनने वाली, सूचनाओं के संप्रेषण में, आदान प्रदान में, सूचनाओं के संप्रेषण में इसको काम में लिया जाता है। सूचनाओं के संप्रेषण में काम में लिया जाता है, यानी कि जो देखने वाली सूचनाएं हैं या फिर सुनने वाली जो सूचनाएं होती है उनके आदान प्रदान में अपन किसका उपयोग लेते हैं? इसे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर का काम लेते हैं। और ये बात हुई कि भाई सूचनाओं को श्रव्य संचरण में काम में तो लेते हैं, लेकिन कैसे, वो बात आती है। तो इसकी कार्य विधि, इसकी मैं कार्य विधि आपको बताऊं तो यहाँ पे अगली चीज लिख दूं मैं, कार्य विधि। ये तो कार्य था इसका, अब कार्य विधि। कार्य विधि
कार्य विधि जो है मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको मैं समझाऊंगा कि इसकी कार्य विधि कैसे है, कैसे काम करता है। देखिए ऐसे काम करता है कि जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है अपना, इस ऑप्टिकल फाइबर में जैसे कि कोई प्रकाशिक सूचना पहुंचानी है, प्रकाशिक सूचना मतलब कि आप लेजर लाइट या फिर किसी चीज से आप इस पर प्रकाश डालोगे, जैसे ऐसे यहां से मैं ये प्रकाश डालूंगा। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि इसकी संरचना इस प्रकार बनाई जाती है, ऑप्टिकल फाइबर की जो संरचना है वो इस प्रकार बनाई जाती है कि जो आंतरिक पृष्ठ है अपनी क्रोड, उसमें क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जो कोण होता है, जो आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल आई, ये इंसिडेंट एंगल थोड़ा छोटा एंगल, इस छोटे एंगल से इसको डाला जाता है और इंसिडेंट एंगल का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। यानी कि इसमें जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, यानी देखने वाली जो लाइट है वो इस प्रकार डाली जाती है कि जो इंसिडेंट एंगल आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो प्रकाशिक तंतु में जो डाली गई लाइट है वो उसको अपवर्तन ना होके ये अंदर ही वापस चली जाती है, यानी कि इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, फिर वही कंडीशन होती है, जो आई होता है वो ग्रेटर देन आई सी, यानी कि ये घटना जो है बार बार यही चली जाती है। हर स्थिति में आपतन कोण का मान अपने क्रांतिक कोण से अधिक होता है। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो आपको मैंने बताया कि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आ जाती है, यानी बाहर नहीं जाती, तो ये वापस अंदर चली जाएगी। अब इस स्थिति में भी वापस वही होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक। ऐसे करते करते ये बार बार यही परिघटना होती, बार बार यही घटना होगी। और इस घटना की वजह से यहाँ से जो अपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से तो जो भेजी, यहाँ से तो भेजा, जो भेजी गई सूचना है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब प्राप्त किस कारण होगी, प्राप्त होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो अपने सूचना भेजी उसका अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और जो अपनी भेजी गई सूचना है वो अपने शुरुआती सिरे से लगा के अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगी। तो ये होता है इसका काम। पता चल गया क्या कार्य विधि होती है। इसकी कार्य विधि मैंने बता दी, इसका सिद्धांत बता दिया, बनावट बता दी। एक चीज और बता देता हूँ, इसका लाभ, लाभ और हानि बता देता हूँ। ये तो आपसे लिख ली होगी, अब मैं इसकी क्या बताऊंगा, लाभ और हानि। क्या लाभ है क्या हानि है इसकी। लाभ तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई साहब, लाभ जब प्रकाश की अपन क्या करते हैं, प्रकाश के वेग से किसी वस्तु को, किसी भी संकेत को अपन प्रकाश के वेग से पहुंचा सकते हैं। और प्रकाश का वेग कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रकाश, पहला पॉइंट है ये, प्रकाश के वेग से सूचनाओं का संप्रेषण। पहला लाभ तो ये हो गया कि कोई भी सूचना है वो प्रकाश के वेग से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पता चल गया प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, उसे अपन सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, यदि ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाश के वेग से, या फिर जो ध्वनि होती है उसका वेग कितना होता है, उसका वेग हर जगह अलग अलग लिखा होता है। मान लीजिए लगभग ये होता है 333 लिखते हैं, कोई 30 लिखता है, कोई कितना ही लिखता है, लेकिन 333 मान लीजिए आप, 333 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 333 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपन सभी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा इसका ये लाभ हो गया, बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से अपन सूचनाओं को यहां से वहां पहुंचा सकते हैं। ये तो हो गया इसका लाभ। दूसरी चीज इसकी जो हानि है वो क्या है, हानि, हानि जो है उसकी सबसे बड़ी हानि ये होता है महंगा। ध्यान में रखना, पहली हानि इसकी ये महंगा होता है, महंगा होता है, और महंगा होने की वजह से हर कहीं काम में नहीं लिया जा सकता। दूसरी होता है लंबी दूरी तक काम में नहीं आता, बहुत ज्यादा लंबी पर, बहुत लंबी, बहुत लंबी दूरी पर काम नहीं आता। बहुत लंबी दूरी जो होती है वहां पे ये काम नहीं आता। ये हो गई हानियां, ये हो गया लाभ। समझ में आ गया। और कार्य तो मैंने बता दिया क्या क्या काम आता है, सूचनाओं का संप्रेषण करने में काम में लेते हैं। एक कार्य इसका ये भी लिख सकता हूं मैं कि या जो अपना चिकित्सीय क्षेत्र होता है, हॉस्पिटल होती है, उसमें एंडोस्कोपी की जाती है। जो एंडोस्कोपी की जाती है उसमें जो है प्रकाशिक तंतु ही काम में लिया जाता है, तो एंडोस्कोपी में भी इसको काम में ले लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना। तो यहाँ पे आपने इसको, मैंने इसका सिद्धांत बता दिया, बनावट बना दी, क्या क्या कार्य विधि वो बता दी, और इसके क्या लाभ है और क्या हानि है वो बता दिया। आपने नोट कर लिया होगा। ये अपना कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जांपल,
अभी एक छोटा सा और तीसरा एग्जांपल है, वो भी अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि भाई ये जो हीरा होता है, हीरा वैसे तो किसने देखा है अपन ने, ओरिजिनल तो ओरिजिनल हीरा तो मेरे भी नसीब में नहीं है और अपने भी नसीब में नहीं है, लेकिन जो हीरा होता है वो चमकता क्यों है, क्यों है जो हीरा चमकता है? तो तीसरा जो एग्जांपल है वो है हीरे का चमकना। ये किसका एग्जांपल है? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, हीरे का चमकना। यानी कि हीरा क्यों चमकता है, पहली बात तो ये आती है, हीरा क्यों चमकता है? तो इसका उत्तर क्या है? तो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहां पर मैं इसका उत्तर क्या लिखूंगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ में आ गया? हीरे का एग्जाम अगर पूछ लिया जाए हीरे चमकते क्यों हैं, तो हीरे क्यों चमकते हैं? वो चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब बात ये आती है भाई साहब, एक उत्तर तो मिल गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अगर पूछ ले कैसे? अपने एग्जाम में तो वैसे देखिए इतने छोटे छोटे टॉपिक आते नहीं है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में जो काम में ली जाती है समझना हो अपने को, तो अपने एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, इसलिए मुझे पढ़ाना जरूरी है। तो जो इसमें है कैसे, अगली बात जो आती है वो आती है कैसे। भाई साहब हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता तो है, लेकिन कैसे, वो भी मैं बता देता हूं। तो मान लीजिए कोई हीरे की जैसे संरचना है, वैसे तो बुक में नहीं दे रही कि संरचना, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं। ऐसी कैसी संरचना होती होगी हीरे की? मान लीजिए कोई ये हीरे की संरचना है, ऐसी मैं बना रहा हूँ, ऐसे कोई संरचना मान लीजिए ऐसा हीरा है, ये इधर ऐसे, ये ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में। ये वही हीरा है, मान लीजिए कैसा भी हीरा बना रहता, ठीक है। ये कोई हीरे की संरचना है, और ये जो संरचना है, अब क्या होता है? अब बात ये आती है कि कैसे इसमें चमक आती है, जो हीरा है उसमें चमक कैसे आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कोई हीरा है, ठीक है, इसका ये मध्य भाग है, बीच का भाग, और बार बार जो है आपको पता है हीरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हीरा है, ठीक है, तो ये बीच का भाग है। अब हीरे में चमक कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि बाहर से जब अपन देखते हैं तो कोई प्रकाश, सूर्य वाली या फिर किसी चीज का प्रकाश पड़ता है लाइट का, तो अंदर जो है प्रकाश यहाँ पे गिरता है। मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई और यहाँ पे गिर गई। अब मैंने अभी भी बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होता ही, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ये मैंने बार बार आपको बताया, जब इंसिडेंट एंगल आई का मान, यहाँ पे जो गिरने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल आई है, उसका मान क्रांतिक कोण IC से अधिक हो, तो उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पे I का मान IC से ज्यादा होगा, फिर क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो ये वापस बाहर नहीं जाएगी, अंदर ये यहाँ पे गिरेगी प्रकाश किरण। अब यहाँ पर भी वही बात रहती है कि इंसिडेंट एंगल का मान पूर्ण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो ये फिर बाहर नहीं जाएगी, फिर ये अंदर यहाँ आकर टकरा जाएगी। अब यह वही सेम जो बार बार यही प्रोसेस चलती रहेगी, और ये प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर ही अंदर टकराएगी, और जब अंदर ही अंदर टकराएगी तो अंदर प्रकाश भर जाएगा और उसमें चमक पैदा हो जाएगी। तो आप, अगर मैं आपको एक साथ बताऊं, देखिए मैंने समझा दिया क्यों होता है और फिर समझा दिया कैसे होता है। अब बोलना है, लिखना कैसे है कि हीरे की संरचना में जब बाहर से प्रकाश आपतित होता है, तो जो आपतित प्रकाश इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश किरण बाहर नहीं निकल पाती है और अंदर ही जाके दूसरे फलक या दूसरे पृष्ठ से टकरा जाती है, और उस पृष्ठ पर भी वही सेम घटना होती है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन होता है, तो फिर से प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अंदर ही जाके टकरा जाती है। ये घटना बार बार होती है, और बार बार होने की वजह से प्रकाश जो है वो हीरे के अंदर भर जाता है, और हीरा जो है वो अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? ये अपना हो गया तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। यहाँ ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पूरी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।